अच्छा, ये लास्ट स्टूडेंट्स हमारा क्विक बुक कंटिन्यू था। लास्ट क्लास में स्टार्ट हुआ था और लास्ट क्लास में हम लोग क्विक बुक का इंट्रोडक्शन हो गया था। इंट्रोडक्शन के बाद फाइल क्रिएशन कैसे होती है, उसके बाद चार्ट अकाउंट कैसे बनते हैं, जनरल एंट्रीज कैसे परफॉर्म की जाती है, कस्टमर कैसे बनते हैं और वेंडर्स कैसे बनते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक परफॉर्म कर लिया था। आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं अपने पास इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? जिस चीज़ का हम कारोबार कर रहे हैं या जो चीज़ हम खरीदते हैं बेचने के लिए, वो आपकी क्या कहलाती है? इन्वेंट्री कहलाती है, राइट। अच्छा, अब इन्वेंट्री हमें इसमें किसकी बनानी थी, याद है? किसकी इन्वेंट्रीज बनानी है? वालेकुम अस्सलाम। एजाज, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर की जाती है, वो आप देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है जी। इन्वेंट्री हमें किस चीज़ की बनानी है इसमें यार? कार की थी। और कौन सी कार थी हमारे पास? टोयोटा कार थी और सेंट्रो कार थी। टोयोटा कार और सेंट्रो कार की इन्वेंट्री क्रिएशन करनी है। इन्वेंट्री कोई बुक में कैसे और कहाँ से बनती है, गौर से देखिएगा। वेंडर मेन्यू में जाके आइटम लिस्ट, गौर से देखना, मुझे एक चीज़ समझानी है। इन्वेंट्री जो बनती है वेंडर मेन्यू में जाकर आइटम लिस्ट, और आइटम लिस्ट में जाने के बाद नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे देखो, आइटम में जाके न्यू पे क्लिक करोगे। आइटम में जाके न्यू पे क्लिक करना होगा। सबसे पहले इन्वेंट्री बनाने के लिए यहाँ पर आके टाइप में आपको क्या लेना होता है? इन्वेंट्री पार्ट लेना होता है। क्या लेना होता है? इन्वेंट्री पार्ट। लेकिन यहाँ पे देखो, इन्वेंट्री पार्ट का कहीं भी ऑप्शन आ ही नहीं रहा। तो अगर इन्वेंट्री पार्ट का ऑप्शन नहीं आएगा तो आप इन्वेंट्री क्रिएट नहीं कर सकते, इस बात को याद रखना। तो सबसे पहले इन्वेंट्री बनाने से पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को करना क्या होगा? सबसे पहले आपको इन्वेंट्री पार्ट के ऑप्शन को एक्टिवेट करवाना होगा। बिफोर क्रिएट इन्वेंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेट द ऑप्शन ऑफ इन्वेंट्री पार्ट। यानी कि इन्वेंट्री क्रिएट करने से पहले इन्वेंट्री पार्ट के ऑप्शन को आपको एक्टिवेट करवाना होगा। और इन्वेंट्री पार्ट का ऑप्शन कैसे और कहाँ से एक्टिवेट होता है, ये समझ लो, गौर से देख लो। इसके लिए आप जाओगे एडिट मेन्यू में आके प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद तुम लोग चले आना आइटम्स एंड इन्वेंट्री में। आइटम्स एंड इन्वेंट्री में जाने के बाद राइट हैंड साइड पे आना कंपनी प्रेफरेंसेस। और कंपनी प्रेफरेंसेस में जाने के बाद सामने देखो एक ऑप्शन आ रहा है, इन्वेंट्री एंड परचेस ऑर्डर आर एक्टिव। इस ऑप्शन पे टिक नहीं हुआ होगा, सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन को टिक कर देना। देन ओके, दो मरतबा ओके पे क्लिक करना होगा। जब दो मरतबा ओके पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा मेन डिस्प्ले होम पेज जो होता है वो खत्म हो जाएगा। कोई इशू नहीं है, वापस लाने के लिए वापस कंपनी पे जाके होम पेज पे क्लिक करना, तो होम पेज वापस तुम्हारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ये देख लो मैंने कहा कबीर आपको यहाँ पे नदीम आपको जाना है एडिट मेन्यू में आके प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आप जाओगे आइटम्स एंड इन्वेंट्री में। आइटम्स एंड इन्वेंट्री में जाने के बाद राइट हैंड साइड पाओगे कंपनी प्रेफरेंसेस। और कंपनी प्रेफरेंसेस में जाने के बाद इन्वेंट्री एंड परचेस ऑर्डर आर एक्टिव। सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन पे टिक कर देना और ओके कर देना। दो मरतबा ओके पे क्लिक करना होगा, मैंने बताया नदीम। जब दो मरतबा ओके पे क्लिक करोगे तो जो ये मेन डिस्प्ले पेज होता है खत्म हो जाएगा। वापस लाने के लिए वापस कंपनी पे आके होम पेज पे क्लिक करना, तो वापस होम पेज डिस्प्ले हो जाएगा। सही है नदीम? अब हम लोग आराम से इन्वेंट्री बना सकते हैं। तो इन्वेंट्री कैसे और कहाँ से बनती है, गौर से देखिएगा। वेंडर मेन्यू में जाके आइटम लिस्ट, और लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आइटम में जाके न्यू पे क्लिक करोगे। आइटम में जाके न्यू। अब देखो सबसे पहले टाइप में क्या लेना होगा? इन्वेंट्री पार्ट। सबसे पहले टाइप में क्या लेंगे? इन्वेंट्री पार्ट। आइटम नेम, यहाँ पे इन्वेंट्री का नाम आ जाएगा। किसकी इन्वेंट्री बना रहे हो? टोयोटा, टोयोटा कार। उसके बाद कॉस्ट, इसकी बाइंग प्राइस, परचेजिंग प्राइस क्या है? तो जस्ट सपोज ओनली टोयोटा कार की बाइंग प्राइस, परचेजिंग प्राइस मैंने दे दी यार 23 लाख रुपए। और सेलिंग प्राइस यहाँ पर आके मैंने इसकी डिफाइन कर दी, फॉर एग्जांपल 32 लाख। जिस तरह से पेज में अकाउंट्स की लिंकिंग करी जाती थी, वैसी क्विक बुक में भी अकाउंट्स की लिंकिंग करी जाएगी। सीओजीएस अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक करोगे? जो भी इन्वेंट्री आइटम बना रहे हैं उसी का परचेज अकाउंट लिंक किया जाएगा, यानी कि परचेज टोयोटा कार। इनकम अकाउंट में कौन सा अकाउंट लिंक होगा? जो भी इन्वेंट्री आइटम बना रहे हैं उसका सेल अकाउंट लिंक होगा, यानी कि सेल टोयोटा कार। प्रीफर्ड वेंडर, किसी मखसूस वेंडर से ये स्टॉक खरीदा जा रहा है, जरूरी नहीं है जो मुझे कम प्राइस में देगा मैं उससे खरीद सकता हूँ।
लेकिन अगर कंपनी का है कि नहीं भाई हम तो खरीदते ही हमेशा फॉर एग्जांपल सिटी ऑटो से हैं, तो फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है, कोई ऐसा इशू नहीं है। सही है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इन्वेंट्री का अकाउंट लिंक हुआ होता है, तो आपको कोई अकाउंट लिंक करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इन्वेंट्री का अकाउंट लिंक होता है, तो आपको अकाउंट लिंक करने की जरूरत नहीं है। रीऑर्डर पॉइंट क्या है? अगर याद हो, जब पेशी में मैंने इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ाया था, तो इसमें एक ऑप्शन आता था मिनिमम स्टॉक और रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम स्टॉक में मैं लिखता था 5 और रीऑर्डर में लिखता था 10। उसका मतलब क्या था कि अगर कम से कम इन्वेंट्री के 5 पीस रह जाएंगे तो हम अपने सप्लाई को फौरन 10 पीस का ऑर्डर और कर देंगे। यहाँ पे कोई बुक में इन्होंने मिनिमम स्टॉक का कोई ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट री ऑर्डर पूछा है कि भाई अपने सप्लायर को ऑर्डर कितना करोगे, वो क्वांटिटी यहाँ पे आके लिख दो। तो फॉर एग्जांपल री ऑर्डर में मैं लिखता हूँ कि यार मैं ऑर्डर दूंगा, यानी हमें मिनिमम सपोज क्या करना पड़ेगा, 0, क्योंकि मिनिमम का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो मिनिमम हमें सपोज क्या करना पड़ेगा, 0। तो री ऑर्डर, ऑर्डर कितना करोगे आगे अपने सप्लायर को, तो मैं कहता हूँ यार मैं ऑर्डर करूंगा फॉर एग्जाम्पल 10 पीस का। सही है। ऑन हैंड ओपनिंग बैलेंस क्या है, रात में तो कुछ ना कुछ तो स्टॉक अवेलेबल होगा ना, कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी पड़ी होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार इस वक्त मेरे पास छोटा कार के 10 पीस अवेलेबल है। जैसे ही आगे बढ़ोगे टोटल वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी, यानी कि 10 को मल्टीप्लाई करा 23 लाख से 23 लाख से, तो टोटल 2 करोड़ 30 लाख का ऑर्डर मेरे पास, 2 करोड़ 30 लाख का स्टॉक इस वक्त मेरे पास अवेलेबल है। राइट। उसके बाद आ जाओगे यूनिट ऑफ मेजर पे। यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है स्टूडेंट, पेशी में समझा कर आया था, बताओ मुझे यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है। मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। सही है फारूक, और फारूक दोनों का मतलब एक ही है मेरे दोस्त, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। सही है फारूक, बिल्कुल। यूनिट क्या होता है, यानी कि मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। सही है दानिश, बिल्कुल सही है, यानी कि आप इन्वेंट्री को नापते हैं, तोलते हैं, गिनते हैं, क्या करते हैं, हंसी, बिल्कुल। तो अब इसमें यूनिट ऑफ मेजर के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले इनेबल पे क्लिक करना। इनेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आके लोगे सिंगल यूएम पर आइटम, यानी कि सिंगल यूनिट मेजर पर आइटम। नेक्स्ट करना। अब यार ये कार है, कार को ना नापा जा सकता है ना तोला जा सकता है, ये गिना जा सकता है। तो मैंने बताया था कंप्यूटर अकाउंट्स में जब भी गिनने का वर्ड आता है, तो उसके लिए यूनिट ऑफ मेजर क्या यूज किया जाता है, ईच। तो ईच के लिए काउंट आएगा, लाजमी आता है गिना जाएगा ना, तो काउंट। और काउंट के बाद नेक्स्ट करोगे, और काउंट के लिए मैंने कहा था क्या यूज किया जाता है, ईच, यानी एक एक करके इसको गिना जाएगा। डन फिनिश। तो इस तरह से आप इसमें इन्वेंट्री की क्रिएशन करेंगे। एक बात याद रखना, गौर से सुन लें, चाहे आप कस्टमर बना रहे हो, चाहे आप वेंडर बना रहे हो, चाहे चार्ट ऑफ अकाउंट बना रहे हो, चाहे इन्वेंट्री का टॉपिक कह रहे हो, कोई बुक में आगे बढ़ने के लिए, विंडो में रहते हुए आगे बढ़ने के लिए टैब की यूज करोगे। कौन सी, TAB, टैब। अगर यहाँ पे एंटर प्रेस कर दोगे, तो एंटर का मतलब चाहे कस्टमर में वर्किंग कर रहे हो, चाहे वेंडर में, चाहे चार्ट अकाउंट में, तो एंटर का मतलब इसमें सेव होता है। तो आगे बढ़ने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हूँ ना 23 लाख पे, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मैं एंटर नहीं करूंगा, बल्कि टैब की यूज करूंगा। तो याद रखना कोई बुक में आगे बढ़ने के लिए हमेशा टैब की यूज की जाएगी। राइट। तो इस तरह से इसमें इन्वेंट्री क्रिएशन होगी, जिस डेट को रिटर्न हो रही है रिटर्न डेट आएगी, और सेव करने के लिए नेक्स्ट कर देना। एक और इन्वेंट्री मुझे बनानी है, दूसरी है मेरे पास सेंट्रो कार। अगर यूनिट ऑफ मेजर चेंज होगा तो अलग से फिर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो फिलहाल तो वही है, तो यहाँ पे भी क्या ले लिया, ईच। इसकी कॉस्ट मिसाल के तौर पे यार मैंने दे दी 12 लाख रुपए, और उसकी सेलिंग प्राइस मैंने दे दी यार 17 लाख। सीओजीएस अकाउंट में कौन सा अकाउंटिंग होगा, परचेज सेंट्रो कार, और इनकम में सेल सेंट्रो कार। उसके बाद आ जाओगे, रीऑर्डर मैं नहीं दे रहा, ऑन हैंड, ऑन हैंड के लिए आप आ जाओगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मेरे पास इसके जो पीस पड़े में, वो पड़े में तकरीबन 15 पीस। आगे बढ़ोगे टोटल वैल्यू खुद आ गई, 15 को मल्टीप्लाई करा 12 से, तो 1 करोड़ 80 लाख का स्टॉक अवेलेबल है। तो इस तरह से इन्वेंट्री की क्रिएशन करोगे, डन ओके कर देना। कोड दे सकते हैं मेरे दोस्त फारूक, इसमें एक ऑप्शन होता है, पहले मैं वो सर्च कर लूंगा। मैंने बहुत पहले उस पर कोड पे वर्किंग करी थी, मैंने देखा था इसमें ऑप्शन। देखो इंशाल्लाह अगर मैं सर्च कर लूंगा, अगर मिल जाता है तो नेक्स्ट क्लास में वो भी बता दूंगा वो ऑप्शन कहाँ से एक्टिवेट कराना होता है। वो ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होता फारूक, उसको एक्टिवेट कराना होता है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखो मैं सर्च कर लूंगा, अगर मिल जाता है तो नेक्स्ट क्लास में शेयर कर लूंगा, बिल्कुल सही है फारूक। अच्छा जी, तो इस तरह से इसमें इन्वेंट्री क्रिएशन होती है। और इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स आप कैसे और कहाँ से देखते हैं, गौर से देखिएगा, रिपोर्ट्स मेन्यू में इन्वेंट्री,
एक मिनट, रिपोर्ट्स मेन्यू में आके इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में जाने के बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल, इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल स्क्रॉल कर लेना। यहाँ पे देखो बता रहा है, कह रहा है सेंट्रो का के आपके 15 पीस पड़े में, 12 लाख की एक है, टोटल 1 करोड़ 80 लाख का स्टॉक ये अवेलेबल है। टोटल के 10 पीस पड़े हैं, 30 लाख की एक है, टोटल 2 करोड़ 30 लाख का ये स्टॉक अवेलेबल है। टोटल इन्वेंट्री के मिला के आपका इस वक्त 25 पीस हैं, और इस वक्त आपके पास 4 करोड़ 10 लाख का स्टॉक अवेलेबल है। राइट, यहाँ पर आके हमारी डेटा एंट्री कंप्लीट हुई। अब मैं जा रहा हूँ आपके वाउचर सिस्टम की तरफ, और सबसे पहले आज मैं परफॉर्म करवाने जा रहा हूँ तुम लोग को परचेज प्रोसीजर। अब लास्ट क्लास में हमने वेंडर्स बनाए थे जिनसे हम इन्वेंट्री परचेज कर रहे होते हैं, और अपनी इन्वेंट्री बना ली जिसका हम कारोबार कर रहे हैं। अब मैं करवाने जा रहा हूँ आप लोग को परचेज पैसे, यानी कि अपने सप्लायर से अपने वेंडर से परचेजिंग किस तरह से करते हैं, तो वो पूरा प्रोसीजर आज फॉलो करेंगे जैसे कि हमने पेशी में किया था। तो गौर से सुनिएगा, पहले थोड़ी सी थ्योरी बता दूं, फिर परचेज कैसे फॉलो करते हैं। देयर आर 5 vouchers in purchase procedure. There are 5 vouchers in purchase procedure. Number 1, purchase order. Number 2, purchase invoice. Number 3, purchase return. Number 4, pay bills. और लास्ट नंबर 5, कैश परचेज। तो इन 5 वाउचर पर मुश्तमिल आपका पूरा परचेज प्रोसीजर, जिसके लिए अपने वेंडर से अपने सप्लायर से परचेजिंग कर होते हैं। तो पहला कौन सा है, पहला आपके पास परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर कब बनाया जाता है, जब मैं अपने सप्लायर को ऑर्डर दूंगा कि यार मुझे फला फला इन्वेंट्री चाहिए और इसके इतने पीस चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, परचेस ऑर्डर। यानी कि जब हम किसी चीज़ का ऑर्डर देंगे अपने सप्लायर को, अपने वेंडर को, तब परचेस ऑर्डर की क्रिएशन होगी। अब परचेस ऑर्डर की क्रिएशन कैसे और कहाँ से होती है, गौर से देखिएगा। वेंडर मेन्यू में आके क्रिएट परचेस ऑर्डर, वेंडर मेन्यू में आके क्रिएट परचेस ऑर्डर। अच्छा जी, सबसे पहले जिस वेंडर को ऑर्डर दे रहे हैं वेंडर सेलेक्ट करेंगे। लास्ट क्लास में देखो 2 वेंडर बनाकर आया था मैं, सिटी ऑटोस और यूनाइटेड ऑटोस। तो फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर दे रहा हूँ सिटी ऑटोस को। अच्छा जी, यहाँ पर आके जिस डेट को ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर डेट आएगी, पीओ नंबर होता है परचेज ऑर्डर नंबर, बाय डिफॉल्ट 1 शो कर रहा है। अगर अपनी तरफ से नंबर देना चाहो तो दे सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। आइटम कह रहा है कौन सी इन्वेंट्री आइटम का ऑर्डर दे रहे हैं, मैं कहता हूँ यार मैं ऑर्डर दे रहा हूँ टोयोटा कार का। अच्छा जी सही है, कितने पीस का ऑर्डर दे रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं ऑर्डर दे रहा हूँ 6 पीसेस का। रेट देखो इसने खुद उठा लिया, क्योंकि अभी मैं इन्वेंट्री में देकर आया था 23 लाख की एक है, और 6 पीस का ऑर्डर दे रहा हूँ। तो टोटल 1 करोड़ 38 लाख रुपए का ऑर्डर में रेस कर रहा हूँ। प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन आती है तो चेंज करने जाओ तो यहीं पे रहते हुए चेंज कर सकते हो आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इस तरह से इसमें परचेस ऑर्डर की क्रिएशन होगी। अगर फर्दर इन्वेंट्री का ऑर्डर इसी में कंटिन्यू करना है तो इसको नीचे से आप कंटिन्यू कर सकते हो, यानी फर्दर इन्वेंट्री भी ऐड करवा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। राइट, तो इस तरह से इसमें परचेस ऑर्डर की क्रिएशन आप करेंगे। सेव एंड क्लोज। सेकंड वाउचर है आपके पास परचेज इनवाइस। और परचेज इनवाइस का वाउचर कब बनाया जाएगा, क्रेडिट परचेज फ्रॉम वेंडर प्रिपेयर परचेज इनवाइस वाउचर। क्रेडिट परचेज फ्रॉम वेंडर प्रिपेयर परचेज इनवाइस वाउचर, यानी कि वेंडर से उधार पे माल खरीदने के लिए परचेज इनवाइस का वाउचर बनाया जाएगा। नॉट फॉर कैश, में यहाँ पे कैश की बात नहीं कर रहा। अगर वेंडर से ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट परचेजिंग हो रही है तो फिर परचेज इनवाइस का वाउचर बनेगा। और परचेज इनवाइस का वाउचर कैसे और कहाँ से बनता है, गौर से देखना। एजाज अगर 2010 भी है तो 2010 पे भी वर्किंग कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर नया वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो अगर मार्केट में अवेलेबल है 2018 वगैरह का तो वो भी कर सकते हो। आईबीबीटी के एडमिन ने आपके साथ लिंक शेयर किया होगा, उस लिंक पे 2015 और 2013 दोनों का सेटअप है। तो जो भी आप इंस्टॉल करना चाहें कर सकते हैं एजाज। और अगर अभी तक लिंक शेयर नहीं किया गया है तो एडमिन से कॉन्टैक्ट करना, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। सही है। अच्छा जी, परचेज इनवाइस का वाउचर कैसे और कहाँ से बनता है, गौर से देखिएगा। वेंडर मेन्यू में आके रिसीव आइटम एंड एंटर बिल, रिसीव आइटम एंड एंटर बिल। वेलकम। सबसे पहले जिस वेंडर से परचेजिंग कर रहे हैं वेंडर सेलेक्ट करेंगे। लाजमी से बात है यार, सिटी का ऑर्डर दिया था उसी से परचेजिंग करूंगा ना, सिटी ऑटो से। जैसे ही सिटी ऑटो सेलेक्ट करोगे, गौर से देखना स्टूडेंट सामने, जैसे ही यहाँ पे सिटी ऑटो सेलेक्ट करोगे आप, यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी आपके पास, ओपन परचेज ऑर्डर एग्जर्ट की। इसको यस करना। यस करने के बाद अब यहाँ पर आके एक और विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पर आके वो
तमाम ऑर्डर शो कर देगा जो आपने सिटी ऑटोज को दिए होंगे। जितने भी ऑर्डर मैंने सिटी ऑटोज दिए होंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे ऑर्डर यहाँ पर आके मेरे पास शो हो जाएंगे। जिस ऑर्डर का अगेंस्ट परचेजिंग कर रहा हूँ, जिस ऑर्डर का अगेंस्ट स्टॉक रिसीव हो रहा है, वो ऑर्डर यहाँ पर आके सिलेक्ट करना होगा। अभी तो देखो एक ही ऑर्डर था, वही शो कर रहा है। सिलेक्ट करोगे, जैसे ही सिलेक्ट करके ओके करोगे, सिलेक्ट करके जैसे ही ओके करोगे, डिटेल मेरे सामने आ जाएगी। कह रहा है यार सिटी ऑटोज का आपने टोयोटा कार का ऑर्डर दिया था 6 पीस का। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि 6 का ऑर्डर था तो 6 ही रिसीव हो रहे हैं। हो सकता है 5 हो रहे हैं, हो सकता है 4 हो रहे हैं, या हो सकता है 6 ही हो रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जितनी क्वांटिटी रिसीव की जा रही है, जितनी क्वांटिटी आ रही है, वो यहाँ पे आके लिखी जाएगी। अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। अगर 5 आ रहे हैं 5, 4 आ रहे हैं 4, तो 6 का ऑर्डर था, मैं कह रहा हूँ सही यार 6 ही आ रहे हैं, कोई मसला नहीं है। 23 लाख का एक है, तो टोटल 1 करोड़ 38 लाख रुपए की मैं परचेजिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से इसमें परचेज इनवाइस की आप क्रिएशन करोगे। सेव एंड क्लोज। थर्ड वाउचर है आपके पास परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न का वाउचर स्टूडेंट याद रखो कब बनाया जाता है? व्हेन वी रिटर्न डिफेक्टिव पीसेस ऑफ इन्वेंट्री टू अवर वेंडर, देन वी प्रिपेयर परचेज रिटर्न वाउचर। यानी कि हम अपने सप्लाई को जब भी कोई भी डिफेक्टिव या डैमेज पीस रिटर्न करेंगे, तब परचेज रिटर्न का वाउचर बनाया जाएगा। और परचेज रिटर्न का वाउचर कैसे, आप कहाँ से बनता है, गौर से देखिएगा। सीरियल नंबर दिया तो था मैंने एजाज, आपने देखा नहीं? याद तो रहा है सीरियल नंबर, परचेज ऑर्डर नंबर यहाँ आ रहा होता है यहाँ पे। खैर, परचेज रिटर्न का वाउचर कहाँ से बनेगा, गौर से देखिएगा। वेंडर मेन्यू में आके रिसीव आइटम एंड एंटर बिल। वेंडर मेन्यू में आके रिसीव आइटम एंड एंटर बिल। अभी यहाँ पे तुम लोग को कोई चीज गौर करिए तुम लोगों ने या नहीं? अगर करिए तो क्या, जब मैं रिटर्न बना रहा हूँ तो कुछ किसी चीज पे गौर करा है या नहीं करा? अगर करा होगा तो आंसर आ जाएगा मेरे पास, या नहीं करा होगा तो आंसर नहीं आएगा। जी स्टूडेंट्स। नहीं, आई थिंक किसी ने भी गौर नहीं करा। लेकिन जब भी कहता हूँ क्लास में हो ना, तो पूरे माइंड के साथ क्लास में मौजूद रहें। देखो, अभी इनवाइस बनाई तो इनवाइस भी सेम वाउचर से बनी, रिसीव आइटम एंटर बिल। और रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न भी सेम वाउचर से हो रहा है, परचेज रिटर्न रिसीव आइटम एंड एंटर बिल से। क्यों? क्योंकि इसमें याद रखिए कि परचेज रिटर्न के लिए कोई अलग से वाउचर नहीं दिया हुआ। यहीं पे रहते हुए आपको परचेज रिटर्न परफॉर्म करनी होगी। लेकिन 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 गौर से देखना सामने, जब इनवाइस बना रहे होते हो ना, तो इनवाइस बनाते हैं बाय डिफॉल्ट बिल पे टिक होता है। लेकिन जब रिटर्न होगा तो रिटर्न के लिए किस पे क्लिक कर देना? क्रेडिट पे क्लिक कर देना। तो जो वाउचर अभी तक आपका इनवाइस का काम कर रहा था, क्रेडिट पे क्लिक करने के बाद वो किसका काम करेगा? परचेज रिटर्न का काम करेगा, ये याद रखिएगा। सही है। जिस वेंडर को रिटर्न कर रहे हो वेंडर सेलेक्ट करोगे, लाजमी सिटी को करो। कौन सा आइटम? टोयोटा कार। कितने पीस? मैं कहता हूँ यार मैं 2 पीस रिटर्न कर रहा हूँ। एक कितने का? 23 लाख का। और 2 पीस रिटर्न हो रहे कर रहे हो तो कितने का स्टॉक रिटर्न करवा रहे हो? 46 लाख रुपीज का। तो इस तरह से इसमें परचेज रिटर्न की क्रिएशन आप करेंगे। सेव एंड क्लोज। और सेकंड लास्ट वाउचर है आपके पास इसमें, पे बिल्स। और पे बिल्स का वाउचर स्टूडेंट याद रखो कब बनाया जाता है? पेमेंट्स ऑफ ऑन अकाउंट परचेजेस फ्रॉम वेंडर प्रिपेयर पे बिल्स वाउचर। पेमेंट्स ऑफ ऑन अकाउंट परचेजेस फ्रॉम वेंडर प्रिपेयर पे बिल्स वाउचर। यानी कि वेंडर को उधार के पैसे देने के लिए पे बिल्स का वाउचर बनाया जाएगा। आपने खरीदे कितने पीस थे अभी? आपने खरीदे थे 6 पीस। 2 खराब निकल आए, रिटर्न कर दिए। लेकिन बाकी 4 के पैसे तो देने हैं ना। तो जब बाकी 4 के यानी कि उधार के पैसे दे दोगे तो कौन सा वाउचर बनेगा? पे बिल्स। और पे बिल्स का वाउचर कैसा कहाँ से बनता है, गौर से देखना। वेंडर मेन्यू में आके पे बिल्स, वेंडर मेन्यू में आके पे बिल्स। 1 मिनट के लिए रुकिएगा स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट। थोड़ी सी मेरी चार्जिंग आई थिंक खत्म हो रही है, 1 मिनट रुकना यार। डेस्कटॉप मैं चार्ज पे लगा लूँ लैपटॉप।
अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं कौन सा वाउचर बना रहा था आपके पास, अब बता रहा था मैं। फोर्थ वाउचर पे बिल्स, यानी कि वेंडर को उधार के पैसे देने के लिए पे बिल्स का वाउचर बनेगा। और कहाँ से बनता है? वेंडर मेन्यू में आके पे बिल्स। अच्छा जी, गौर से देखिएगा सामने। सबसे पहले शॉल बिल्स पे क्लिक करोगे। जिस बिल की पेमेंट कर रहे हो उस बिल को यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लेना। गौर से देखिएगा सामने। यहाँ पे देखो यार, 13 लाख, सॉरी, 1 करोड़ 38 लाख रुपए, ये वो अमाउंट है जितने की इनवाइस क्रिएट हुई थी, अमाउंट ड्यू। और अमाउंट टू पे में भी 1 करोड़ 38 लाख दिखा रहा है, जबकि ये गलत है। क्योंकि आई थिंक 46 लाख का तो मैंने इसको रिटर्न करा है। 40 लाख रुपए का तो मैंने रिटर्न कराया, तो वो रिटर्न यहाँ पे आना चाहिए क्रेडिट में। और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट टू पे में आना चाहिए कि भाई ये आपको देने हैं। लेकिन देखो, रिटर्न का अमाउंट यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा। वो कहाँ शो कर रहा है? वो देखो नीचे, देखो जरा। वो नीचे शो कर रहा है यहाँ पर आके। इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपने रिटर्न करा है और रिटर्न का अमाउंट नीचे आ रहा है, इसको ऊपर लाने के लिए, ऊपर लाना है, तो ऊपर लाने के लिए करना क्या होगा? आप जाओगे सेट क्रेडिट्स में। कहाँ जाओगे? सेट क्रेडिट्स में। सेट क्रेडिट्स में जाने के बाद यहाँ पर आके डन पे क्लिक करना होगा। लेकिन डन पे क्लिक करने से पहले जरा डिस्काउंट में आ जाना। देखो, डिस्काउंट अगर अवेल हो रहा है, डिस्काउंट किस सूरत में अवेल होता है? ये कहाँ से आया डिस्काउंट? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, फील्ड सेटिंग हमने करी थी। अगर आप वेंडर को, सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं विद इन द टाइम पीरियड, तो आपको डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। तब तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ करना क्या होगा, यहाँ पर आके परचेज डिस्काउंट का अकाउंट लिंक कर देना। टाइप वही होगी इसकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं बना हुआ तो बना लेना एक नया अकाउंट। ये पहली सिचुएशन है, ये वो सिचुएशन है कि जब आप फुल पेमेंट कर रहे हैं। विद आप जब फुल पेमेंट कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। लेकिन अगर आप फुल पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इस बात को याद रखिएगा, फिर आपको डिस्काउंट अवेल नहीं होगा। फिर आपको यहाँ से आकर डिस्काउंट को मैन्युअली रिमूव करना होगा और फिर डन पे क्लिक करना होगा। एक मरतबा फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ फिर से गौर से समझ लो। पहली बात मैंने ये बताई कि अगर रिटर्न आ रहा है, रिटर्न का अमाउंट नीचे आ रहा है, तो इसको ऊपर ले जाने के लिए कहाँ जाओगे? सेट क्रेडिट्स में जाना है। सेट क्रेडिट्स में जाने के बाद डन पे क्लिक करना होगा। लेकिन मैंने कहा डन पे क्लिक करने से पहले जरा डिस्काउंट में आ जाना, कि डिस्काउंट आ रहा है, हाँ आ रहा है। अब अगर फुल पेमेंट करते हो तब तो सही है, डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। सिर्फ करना क्या होगा, यहाँ पर आके परचेज डिस्काउंट का अकाउंट लिंक कर देना। लेकिन अब अगर तुम फुल पेमेंट नहीं कर रहे, तो फिर तुम्हें डिस्काउंट अवेल नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ डिस्काउंट किस सूरत में अवेल होता है। जब फुल पेमेंट हो रही हो, चाहे किसी को दे रहे हो या ले रहे हो, अगर फुल पेमेंट है तब डिस्काउंट अवेल होता है, अदरवाइज डिस्काउंट अवेल नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में अगर फुल पेमेंट नहीं कर रहे तो यहाँ से डिस्काउंट को फिर रिमूव करना और उसके बाद डन पे क्लिक करना। तो अब देखो सही सिचुएशन मेरे सामने आएगी। कह रहा है 1 करोड़ 38 लाख अमाउंट ड्यू था, रिटर्न करा 46 लाख रुपीज का। देने कितने? 92 आपने देने हैं, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पर आके देने कितने हैं? अब 46 का रिटर्न हुआ तो देने कितने थे? 92 लाख। लेकिन मैं तो 92 लाख दे ही नहीं रहा था, मैं तो फुल पेमेंट कर ही नहीं रहा, तभी तो डिस्काउंट अवेल नहीं हुआ मैं। तो हम दे जितने दे रहे होंगे वो यहाँ पर आके लिखे जाएंगे। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर सपोज ओनली, मैं करंटली जो पेमेंट कर रहा हूँ इस वक्त, वो कर देता हूँ मैं 72 लाख रुपीज की। ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, इनवाइस अमाउंट था। रिटर्न जितने का हुआ वो यहाँ पर आ गया, जो बचा था वो यहाँ पर आ रहा था। 92 लाख मुझे देने थे, लेकिन मैं तो फुल पेमेंट कर ही नहीं रहा था। तो जितने की पेमेंट कर रहे होगे वो अमाउंट टू पे में लिखी जाएगी 72 लाख रुपए मिसाल के तौर पे। राइट। तो इस तरह से पे बिल का वाउचर आप बनाएंगे। और सेव करने के लिए पे सिलेक्टेड बिल पे क्लिक करना होगा, पे सिलेक्टेड बिल्स, और डन कर देना इसको आखिर में। और लास्ट वाउचर है आपके पास फिफ्थ वाउचर। और फिफ्थ वाउचर आपके पास कैश परचेज। कैश परचेज नाम से ही बात हो रही है, वेंडर से डायरेक्ट कैश पे परचेज करने के लिए कैश परचेज का वाउचर बनाया जाएगा। याद रखिएगा, जिसमें कैश परचेज हो रही होगी, कोई ऑर्डर नहीं, कोई इनवाइस नहीं, डायरेक्ट कैश परचेज का वाउचर बनेगा। और कैश परचेज कोई बुक में कैसे और कहाँ से परफॉर्म होती है, गौर से देख लो। बैंकिंग मेन्यू में आके राइट चेक्स, बैंकिंग मेन्यू में आके राइट चेक्स। सबसे पहले जिस वेंडर से परचेजिंग कर रहे हो वेंडर सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे जरा ध्यान से सिलेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर वेंडर दोनों शो कर रहा होता है। वैसे सामने लिखा हुआ तो आ रहा है कि वेंडर कौन है, कस्टमर कौन है, लेकिन फिर भी देख लेना, क्योंकि हमें तो सप्लायर से परचेजिंग करनी है, तो वेंडर सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं परचेजिंग कर रहा हूँ यूनाइटेड ऑटो से। जिस डेट को परचेजिंग करो, परचेजिंग डेट आ गई, हमें कोई एक्सपेंस तो परफॉर्म नहीं करना, हमें तो आइटम खरीदना है ना। तो आप कहाँ हो गए? आप आइटम्स के कॉलम में आ जाना।
जो आइटम परचेज कर रहे हो आइटम सेलेक्ट करो, सेंट्रो कर लेते हैं आपके। अच्छा जी कर ली, कितने पीस? मैं कहता हूँ यार मैं परचेज कर रहा हूँ सेंट्रो के 7 पीसेस। रेट देखो इसने खुद उठा लिया क्योंकि इन्वेंट्री में देकर आया था मैं, 12 लाख की एक है और 7 पीस परचेज कर रहा हूँ, तो टोटल ऑन कैश 84 लाख की परचेजिंग हो रही है। प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन आ जाती है, चेंज करना चाहो तो कोई इशू नहीं, यहीं पे रहते हुए आप चेंज कर सकते हैं। तो 12 लाख की एक है और 7 पीस परचेज कर रहा हूँ, तो टोटल ऑन कैश 84 लाख रुपीज की मैं परचेजिंग कर रहा हूँ। सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले यहाँ पर आके वेंडर की सिलेक्शन करनी है, जिस वेंडर से परचेजिंग हो रही है। हमें कोई एक्सपेंस परफॉर्म नहीं करना था, हमें आइटम खरीदना था। आइटम्स में आओगे, जो आइटम परचेज करो आइटम सेलेक्ट करा, अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि हम इन्वेंट्री में लेकर आए थे। तो इस तरह से इसमें कैश परचेज आप परफॉर्म करेंगे। सेव एंड क्लोज। किस तरह की रॉन्ग एंट्री है जास? किस तरह की रॉन्ग एंट्री? एलिब्रेट करो थोड़ा सवाल को। तो यहाँ पर आके आपका परचेज प्रोसेस स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। अब इसकी रिपोर्ट्स कहाँ से देखेंगे, मैं वो शो करवाता हूँ आपको। इसकी रिपोर्ट्स देखने के लिए आप लोग जाओगे रिपोर्ट्स मेन्यू में। रिपोर्ट्स मेन्यू में जाने के बाद वेंडर्स एंड पेबल, और वेंडर्स एंड पेबल में जाने के बाद वेंडर बैलेंस डिटेल। वेंडर बैलेंस डिटेल, यहाँ पे आके देखो जिन वेंडर से हमने उधार पे परचेजिंग करी उनका लेजर यहाँ पे आके शो कर रहा है। कह रहा है सिटी ऑटो से आपने परचेजिंग करी थी, सिटी ऑटो से आपने परचेजिंग करी थी 1 करोड़ 38 लाख रुपए की। आपने इसको रिटर्न करा 46 लाख का। आउटस्टैंडिंग हो गया था 92 आपने देने थे, लेकिन हमने पेमेंट कितनी करी, 72 लाख की पेमेंट करी है। अभी भी 20 लाख रुपए देने बाकी हैं। सेकंड रिपोर्ट थी मेरे पास रिपोर्ट्स में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल। रिपोर्ट्स में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल। यहाँ पे आके देखो आपके पास बता रहा है, कह रहा है यार सेंट्रो कार आपके पास 15 पड़ी हुई थी, सेंट्रो कार 15 पड़ी हुई थी। साथ हमने यूनाइटेड ऑटो से 7 पीस यूनाइटेड ऑटो से और परचेज करे, कितने हो गए, 22 हो गए। 1 करोड़ 80 लाख का स्टॉक अवेलेबल था, 84 लाख का और आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 2 करोड़ 64 लाख का स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। आ गया समझ में? अच्छा जी क्या सवाल था? सो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग अमाउंट वी एंटर क्रेडिट द अमाउंट। ऐसा हो नहीं सकता मेरे दोस्त, ऐसा कैसे? अगर जनरल एंट्री परफॉर्म कर रहे हो या आप वाउचर में, तो ऐसे कोई गुंजाइश नहीं है, ये याद रखना इजाज, सही ना? क्योंकि वाउचर में अमाउंट्स वगैरह वो खुद उठा के लेकर आता है, चाहे आप ऑर्डर वगैरह की बात कर लो या रिसीव अटेंडर बिल की बात कर लो या पे बिल्स की आउट कर लो। तो ये हमें क्योंकि जनरल यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट हमें परफॉर्म नहीं करना, बैक एंड पे एंट्रीज ऑटोमेटिकली परफॉर्म होती हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे डेटा एंट्री परफॉर्म करनी है। हाँ, जो अगर तुम ये कहते हो कि जैसे फारूक ने कहा कि रेक्टिफिकेशन करनी है, कोई एंट्री गलत हो गई है, क्वांटिटी गलत हो गई है, अगर वो चेंज करनी है, तो उसका तरीकेकार ये होता है कि जहाँ पे गलती हुई है उसी वाउचर में जाके सही किया जाएगा। मिसाल के तौर पे रिसीव एट एंटर बिल था ना, तो यहाँ पर आके पहले अपनी ट्रांजैक्शन को फाइंड करना होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन थी, उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर यानी कि एंट्री नंबर पता होना चाहिए, सही है ना? हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ एजाज। तो उसके लिए अगर ट्योटा करना था, आपने सेंट्रो कर लिया, सेंट्रो करना था ट्योटा कर लिया, तो जहाँ पे गलती हुई है उसी वाउचर में जाओगे। अब मिसाल के तौर पे जैसे कि ये है, सही है, रिटर्न करने थे, खरीदे आपने सेंट्रो थी और रिटर्न भी सेंट्रो का करना था, लेकिन हमने टोयोटा सेलेक्ट कर ली, तो यहाँ पर आके रेक्टिफाई आराम से आप कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सेंट्रो कर सकते हो। यानी जहाँ पे गलती हुई है जस्ट उसी वाउचर को ओपन करके बैक करके या फाइंड करके ट्रांजेक्शन नंबर को यहाँ पे रेफरेंस नंबर डालना होगा, फाइंड पे क्लिक करना होगा, एंट्री सामने आ जाएगी और उसको फिर आप आराम से एडिट कर सकते हैं। राइट, क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर आके आप लोग का 25 उससे कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, सेल करवा दूं आज? सेल उसे भी आज ही कर लें या नेक्स्ट क्लास में, बता दो मुझे, इज अप टू यू। आज ही कर लेते हैं, सही है, सही है, सही है, आज के वोट ज़्यादा, आज ही कर लेते हैं। कौन बोल रहा है ये, जो भी बोल रहा था, ये लो यार, इन्वेंट्री में चला गया मैं। आई थिंक फरूक, फरूक ये देख लो, इन्वेंट्री में जा चुका हूँ मैं, सही है। जहाँ मेंटेन की थी, ये आ गया फरूक। क्या देख रहे हो, देखना क्या चाह रहे हो ये बताओ पहले। मुझे भी बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा फरूक।
चलें, जब तक फारूक आई थिंक टाइप करूंगी, मैं कंटिन्यू करता हूँ क्लास को। नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं यार सेल प्रोसीजर। अभी हमने करा है परचेज प्रोसीजर, यानी कि हम जिससे परचेजिंग कर रहे हैं। अब मैं करवा रहा हूँ सेल प्रोसीजर, यानी कि हम जब कस्टमर को सेल करते हैं तो वो कौन सा मेथड है, कौन से वाउचर्स हैं जो सेल्स करने के लिए फॉलो किए जा रहे होते हैं। तो सेल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। देयर आर 5 वाउचर्स इन सेल्स प्रोसीजर। नंबर 1 सेल्स ऑर्डर, नंबर 2 सेल्स इनवॉइस, नंबर 3 सेल्स रिटर्न, नंबर 4 रेसिप्ट, और नंबर 5 लास्ट वन इज कैश सेल्स। सर पेशी में इन्वेंट्री मेथड सेलेक्ट किया था फीफो, वो इधर नजर नहीं आया, वो देख रहा था कि अच्छा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे दोस्त फरूक फीफो पे ही वर्किंग कर रहा होता है, ये याद रखो, सही ना। बाय डिफॉल्ट इसमें फीफो है, जैसे मैंने कहा था रियल टाइम वगैरह का याद है। तो जैसे ये कोई बुक टैली वगैरह बाय डिफॉल्ट रियल टाइम पे वर्किंग कर रहे हैं, तो इसमें मेथड भी जो है कोई बुक हो गया या टैली हो गया, उसमें फीफो मेथड चल रहा है बाय डिफॉल्ट, राइट। अच्छा जी, तो सेल्स वाउचर के हवाले से बता रहा था। देयर आर 5 वाउचर्स इन सेल्स प्रोसीजर। नंबर 1 सेल्स ऑर्डर, नंबर 2 सेल्स इनवॉइस, नंबर 3 सेल्स रिटर्न, नंबर 4 रेसिप्ट, और लास्ट वन इज कैश सेल्स। तो इन 5 वाउचर पर मुश्तमिल है आपका पूरा सेल प्रोसीजर, जिसके जरिए आप अपनी इन्वेंट्री को सेल कर रहे हैं। तो पहला वाउचर कौन सा है, सेल्स ऑर्डर। और सेल्स ऑर्डर कैसे और कहाँ से बनाया जाता है, गौर से देखिएगा। एवरेज नहीं हो सकता मेरे दोस्त इसमें बाय डिफॉल्ट, हाँ वही बात आ गई, वहीं पे आके हम रिस्ट्रिक्ट हो गए। फिर अगर लाइसेंस अवेलेबल है तो फिर इसको चेंज कर सकते हो। अगर कोई ऑप्शन हुआ फर्रो तो मैं, कोई इशू नहीं है, परेशान नहीं हो, मैं देख लूंगा। अगर मिल जाता है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो भी शेयर कर लूंगा, कोई मसला नहीं मेरे दोस्त, सही है। अच्छा जी, सेल्स ऑर्डर कैसे और कहाँ से बनाया जाता है, गौर से देखिएगा। कस्टम मेन्यू में आके क्रिएट सेल्स ऑर्डर, कस्टम मेन्यू में आके क्रिएट सेल्स ऑर्डर। सबसे पहले जो कस्टमर ऑर्डर दे रहा है कस्टमर सेलेक्ट करोगे। लास्ट क्लास में 2 कस्टमर बनाकर आए थे, डीसन और स्टार। तो फॉर एग्जांपल मैं, मुझे जो ऑर्डर दे रहा है वो दे रहा है डीसन ऑटोस, अच्छा जी सही है। जिस डेट का ऑर्डर दे रहा है ऑर्डर डेट आ जाएगी। ऐसा नंबर होता है सेल्स ऑर्डर नंबर, बाय डिफॉल्ट 1 आ रहा है। अपनी तरफ से नंबर देना चाहो तो दे सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। कौन से इन्वेंट्री आइटम का ऑर्डर दे रही है जनाब, ये ऑर्डर दे देते हैं मुझे टोयोटा का। अच्छा जी अच्छी बात है, टोयोटा का ऑर्डर दे रहे हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा मैं। कितने पीसेस का ऑर्डर आ रहा है टोयोटा का, मैं कहता हूँ यार मेरे पास जो ऑर्डर आ रहा है ना वो 9 पीस का आ रहा है। वेरी गुड, 9 पीस का ऑर्डर आ रहा है। 32 लाख रुपए की एक 9 पीस का ऑर्डर आ रहा है, तो भाई टोटल 2 करोड़ 88 लाख रुपए का ऑर्डर मैं रिसीव कर रहा हूँ। 2 करोड़ 88 लाख का, 88 लाख रुपीज का मैं ऑर्डर रिसीव कर रहा हूँ। तो इस तरह से इसमें सेल्स ऑर्डर की क्रिएशन आप लोग करेंगे। अगर फर्दर इन्वेंट्री का ऑर्डर है तो इसको नीचे से कंटिन्यू कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, राइट। अगर एक ही इन्वेंट्री का था तो इसको ऑर्डर बनाने का, सेल्स ऑर्डर बनाने का, सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देना। जैसे ही सेव एंड क्लोज करोगे मेरे दोस्तों आप लोग, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ गया, द क्रेडिट लिमिट ऑफ डिसेंबर 95, द करंट बैलेंस इंक्लूडिंग दिस ट्रांजेक्शन इज 28 lakh। कंटिन्यू यस और नो, भाई बताओ तो सही है आ क्या रहा है यार। इसका पर्पस ये होता है फारूक मेरे दोस्त कि अगर किसी स्पेसिफिक कस्टमर, तुमने किसी अपने सप्लायर को, तुमने गौर से सुनना मेरी बात, तुमने अगर अपनी किसी सप्लायर को ऑर्डर दिया हुआ है तो वो यहाँ पे आके लिखा जाता है। या इसको ये भी कर सकते हो अपनी आसानी के लिए कि तुम तो अपने पास सेल ऑर्डर बना रहे हो, लेकिन जो कस्टमर है, कस्टमर तुम्हें क्या भिजवाएगा फारूक, तुम्हें भिजवाएगा वो परचेज ऑर्डर। तुम तो अपने पास सेल ऑर्डर करोगे, कस्टमर तुम्हें क्या भिजवाएगा, क्योंकि तुम उसके लिए सप्लायर हो तो वो तुम्हें परचेज ऑर्डर भिजवाएगा। तो तुम यहाँ पर आके उसका जो पीओ नंबर है वो लिखोगे यहाँ पे, सही है। आसान है यार, इतना परेशान नहीं हुआ करो, कोई इशू नहीं है इसमें। हाँ जी, वेरी गुड। बैलेंस की लिमिट बता रहा है भाई, ये देखो इसमें लिमिट रखी थी हमने लास्ट क्लास में, याद हो 95 लाख की। और अभी जबकि ये याद रखो मेरे दोस्तों, हम लोग सिर्फ ऑर्डर क्रिएशन कर रहे हैं, ऑर्डर क्रिएशन हो रहा है, ये नॉन अकाउंटिंग नॉन इन्वेंट्री वाउचर है। इससे आपकी इन्वेंट्री हिट नहीं होने वाली कि आपकी इन्वेंट्री पे इफेक्ट पड़ जाएगा, नहीं भाई, अभी तो ये नॉन अकाउंटिंग वाउचर है ऑर्डर वगैरह। लेकिन अभी से उसने देखो आपको बता दिया कि यार आपने जो लिमिट रखी है इसकी 95 लाख की रखी है, और जो आप ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं वो 2 करोड़ 88 लाख रुपीज का आप ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। तो आप तैयार हैं इसके लिए, गो हेड करते हैं आप या नहीं। तो अब डिपेंड करता है कंपनी पे। अगर कंपनी हाँ यार कोई मसला नहीं है जाने दो, आप यस करेंगे। अगर कंपनी ये नहीं स्टॉप तो आप नो करेंगे, ऑर्डर क्रिएशन नहीं करेंगे। तो ये देखो अभी ऑर्डर क्रिएशन करते वक्त ही आपको नोटिफाई कर देता है इस बात का, राइट। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसको यस कर रहा हूँ। सेकंड वाउचर है आपके पास सेल्स इनवाइस, और सेल्स इनवाइस का वाउचर कब बनाया जाता है, क्रेडिट सेल्स फॉर कस्टमर प्रिपेयर सेल्स इनवाइस वाउचर।
क्रेडिट सेल्स फॉर कस्टमर, प्रिपेयर सेल्स इनवॉइस वाउचर। कस्टमर को उधार पे माल बेचने के लिए सेल्स इनवॉइस का वाउचर बनाया जाएगा, नॉट फॉर कैश। मैं कैश याद नहीं कर रहा। अगर ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट सेल हो रही है तो फिर सेल इनवॉइस का वाउचर बनेगा। कैसे और कहाँ से बनता है, गौर से देखो। कस्टमर मेन्यू में आके क्रिएट इनवॉइसेस, कस्टमर मेन्यू में आके क्रिएट इनवॉइसेस। जिस कस्टमर को सेल कर रहे हो कस्टमर सेलेक्ट करोगे, लाजमी आते यार डिसेंट ऑर्डर दिया तो उसी को सेल करूंगा। जैसे ही डिसेंट ऑर्डर यहाँ पे सेलेक्ट करोगे एक विंडो ओपन हो जाएगी अवेलेबल सेल्स ऑर्डर की। आप देखें जरूरी नहीं है कि डिसेंट ऑटोस ने मुझे कोई एक ही ऑर्डर दिया, ये मुझे 5-6 ऑर्डर एक साथ भी बना के भिजवा सकता था डिसेंट वाला। तो डिसेंट वाले ने जितने ऑर्डर मुझे दिए होंगे सारे ऑर्डर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आके शो हो जाएंगे। जिस ऑर्डर के अगेंस्ट मैं सेल कर रहा हूँ वो ऑर्डर यहाँ पर आके सेलेक्ट कर लेना। अभी तो एक ही ऑर्डर था तो उसी को सिलेक्ट करा, देन ओके। यहाँ पर आके ये होगा क्रिएट इनवाइस फॉर सिलेक्टेड आइटम, यानी जिसको मैंने सेलेक्ट करा है सिर्फ उसी ऑर्डर के अगेंस्ट वो इनवाइस क्रिएट करे। ओके करोगे, डिटेल तुम लोग के सामने आ जाएगी। कह रहा है यार डिसेंट ने टोयोटा का ऑर्डर दिया था 9 पीस का। जरूरी नहीं है कि 9 का ऑर्डर था तो 9 ही सेल करे, हो सकता है 6 करे, हो सकता है 8 करे, हो सकता है 9 ही करे। कहने का मकसद ये है कि जितनी क्वांटिटी सेल की जा रही है चेंज करना चाहो तो यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हो। 9 का ऑर्डर था, मैं कह रहा हूँ सही यार 9 ही कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। ओके करना, तो डिटेल आपके पास आ जाएगी। डिसेंट ने टोयोटा का ऑर्डर दिया 9 पीस का, आप सेल कितनी कर रहे हो, 9 ही कर रहे हो, 32 लाख की एक है तो 2 करोड़ 88 लाख रुपीस की आप सेल कर रहे हैं। तो इस तरह से इसमें सेल्स इनवाइस की आप क्रिएशन करेंगे। सेव एंड क्लोज, आखिरी मर्तबा ये नोटिफाई कर रहा है क्योंकि ये अकाउंटिंग वाउचर इन्वेंट्री वाउचर ये डायरेक्ट आपकी इन्वेंट्री को भी हिट करेगा, लेजर को भी हिट करेगा। तो यहाँ पे भी मैं आप क्या कर रहा हूँ उसको यस कर रहा हूँ। लास्ट टाइम ये नोटिफाई करता है यहाँ पे लिमिट के लिए। थर्ड वाउचर है तुम लोग के पास सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न नाम से ही वाज़ हो रहा है। कस्टमर जब भी आपको व्हेन द कस्टमर रिटर्न अस डिफेक्टिव पीसेस ऑफ इन्वेंट्री देन वी प्रिपेयर सेल्स रिटर्न वाउचर। यानी कस्टमर हमें जब भी कोई भी डिफेक्टिव या डैमेज पीस रिटर्न करेगा तो फिर सेल्स रिटर्न का वाउचर बनेगा। कैसे और कहाँ से बनता है गौर से देखिए। कस्टमर मेन्यू में जाके क्रिएट क्रेडिट मेमो रिफंड्स, कस्टमर मेन्यू में आके क्रिएट क्रेडिट मेमो और रिफंड्स। सबसे पहले जो कस्टमर रिटर्न कर रहा है कस्टमर सेलेक्ट करो, डिसेंट ही कर रहा है, डेट आ गई, आइटम नंबर, आइटम नेम सॉरी, कौन सा आइटम रिटर्न आ रहा है मेरे पास, टोयोटा कार, कितने पीस यार, चलो 3 पीस रिटर्न करवा लेते हैं, 3 पीस रिटर्न आ रहे हैं, 32 लाख की एक है, 96 लाख का स्टॉक मेरे पास रिटर्न आ रहा है। तो इस तरह से इसमें सेल्स रिटर्न की आप क्रिएशन करोगे। सेव एंड क्लोज, यहाँ पर आके लेना होगा अप्लाई टू एन इनवाइस, जिस इनवाइस के अगेंस्ट रिटर्न हो रहा है वो इनवाइस आपको बतानी होगी, अप्लाई टू एन इनवाइस। जितनी इनवाइसेस डिसेंट ऑटो से रिलेटेड आपने बनाई होंगी तमाम इनवाइस नंबर यहाँ पर आके शो हो जाएंगे। जिस इनवाइस के अगेंस्ट रिटर्न आ रहा है स्टॉक वो इनवाइस यहाँ पर आके सेलेक्ट कर लेना। अभी तो एक ही इनवाइस थी बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गई है, अगर मल्टीपल होंगी तो आपको सेलेक्ट करनी होगी। डन पे क्लिक करना। सेकंड लास्ट वाउचर है आपके पास रिसीव पेमेंट। रिसीव पेमेंट का वाउचर नाम से याद हो रहा है, कस्टमर से डायरेक्ट कस्टमर से उधार के पैसे लेने के लिए रिसीव पेमेंट का वाउचर बनाएगा। कलेक्शन ऑफ ऑन अकाउंट सेल्स फ्रॉम कस्टमर प्रिपेयर रिसीव पेमेंट वाउचर। 9 पीस उधार पे सेल करे थे तुमने, 3 पीस मुझे कस्टमर ने रिटर्न करवाए, लेकिन भाई बाकी 6 के पैसे तो लेने हैं ना, या वो भी नहीं लोगे, लाजमत है लोगे। तो जब बाकी के उधार के पैसे दे रहा होगा कस्टमर आपको और आप ले रहे होंगे तो फिर रिसीव पेमेंट का वाउचर बनेगा। और रिसीव पेमेंट का वाउचर कैसा कहाँ से बनता है गौर से देखो। कस्टमर मेन्यू में आके रिसीव पेमेंट, कस्टमर मेन्यू में आके रिसीव पेमेंट, जिस कस्टमर से रिकवरी हो रही है कस्टमर सेलेक्ट करो, डिसेंट ऑटो से हो रही है भाई, जिस डेट को रिकवरी हो रही है रिकवरी डेट आएगी, जिस इनवाइस के अगेंस्ट रिकवरी हो रही है इनवाइस सेलेक्ट करना, इसको नो कर देना। और से देखो सामने 2 करोड़ 88 लाख ये वो अमाउंट है जितनी की इनवाइस क्रिएट हुई थी। रिटर्न कितने हुआ था, 96 लाख का रिटर्न आया था स्टॉक मेरे पास। अमाउंट ड्यू क्या है, ओरिजिनल अमाउंट जो ड्यू है इस कस्टमर पे वो ये है 1 करोड़ 92 लाख रुपीस की मुझे रिकवरी करनी है। लेस कर दिया उसने 96 लाख रुपीस इसमें से लेस कर दिए, तो असल आउटस्टैंडिंग क्या है 1 करोड़ 92 लाख रुपीस मुझे इससे रिकवर करने हैं। जितने की रिकवरी हो रही होगी वो यहाँ पे आके लिखी जाएगी। मिसाल के तौर पे रिकवरी जो हो रही है अभी वो सिर्फ और सिर्फ हो रही है आपके पास 1 करोड़ 52 लाख रुपीस की।
सही है। तो जितनी रिकवरी हो रही होगी यानी कस्टमर जितने पैसे दे रहा होगा वो यहाँ पे आके पेमेंट में लिखे जाएंगे। तो 1,52,00,000 रुपीज में रिकवर कर रहा हूँ। तो इस तरह से इसमें रिसीव पेमेंट का वाउचर बनेगा। एक बात की तरफ तुम लोग की मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा, ये बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इस बात को याद रखना, ये यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ये जो 1,52,00,000 रुपए आ रहे हैं, ये जा कहाँ रहा है पैसा? ये कोई अकाउंट तो पूछ ही नहीं रहा, बल्कि ये मेरे से खुद पूछ रहा है वेयर दिस पेमेंट गो। ये कहाँ जाते हैं ये मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को बताऊंगा, क्योंकि आज ही बता दूंगा तो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, आज ये कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग खुद। तो बस ये याद रखना, ये मैंने आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये पैसा जो आ रहा है ये कौन से अकाउंट को हिट कर रहा है, ये हमसे नहीं पूछ रहा है, ये कहाँ हिट करेगा ये मैं तुम लोग को बताऊंगा। उसके बाद आप क्या करना है, इसको यार सिंपल सेव एंड क्लोज कर देना, सेव एंड क्लोज। और लास्ट ऑप्शन कौन सा है तुम लोग के पास? कैश सेल्स। कैश सेल्स नाम से ही वाज़ेह हो रहा है, डायरेक्ट कस्टमर को कैश से सेल करने के लिए कैश सेल का वाउचर बनाया जाएगा। जब कैश सेल हो रही होगी याद रखो, कोई ऑर्डर नहीं, कोई इनवॉइस नहीं, डायरेक्ट कैश सेल का वाउचर बनेगा। और कैश सेल का वाउचर कैसे और कहाँ से बनता है गौर से देखो। कस्टमर मेन्यू में आके एंटर सेल्स रिसिप्ट, कस्टमर मेन्यू में आके एंटर सेल्स रिसिप्ट। जिस कस्टमर को सेल कर रहे हो कस्टमर सेलेक्ट करो, यार स्टार को करते हैं आपके, जिस डेट को करो डेट आ गई, सेल नंबर आ गया, अपनी तरफ से देना चाहो तो दे सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा जी कौन सा आइटम, चलो यार सेंट्रो करते हैं अपने, कितने पीस, चलो 3 कर दें, ज़्यादा नहीं। रेट खुद उठा लिए क्योंकि इन्वेंट्री में देकर आया हुआ था, 17 लाख की एक है। चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है चेंज ही नहीं भाई, चेंज आराम से हो जाएगा यहाँ पे। फिलहाल 17 लाख की एक है और 3 पीस सेल कर रहा हूँ, तो टोटल ऑन कैश 51 लाख रुपए की मैं सेल कर रहा हूँ। तो इस तरह से इसमें कैश सेल्स आप परफॉर्म करेंगे। अच्छा ये पैसा भी कहाँ जा रहा है, कहाँ हिट कर रहा है, ये देखो यहाँ पे भी नहीं पूछ रहा मेरे से, सही है। ये चलो मैं आज की क्लास में ही बता दूंगा, वरना अगर नेक्स्ट क्लास में रखूंगा तो ये फिर कॉन्सेप्ट भूल जाओगे तुम लोग। ये अभी मैं बता दूंगा कि ये पैसा कहाँ जा रहा होता है। तो खैर, तो 3 पीस मैं सेल कर रहा हूँ, 17 लाख की एक है और 3 पीस सेल कर रहा हूँ, तो टोटल 51 लाख रुपीज की मैं सेल कर रहा हूँ। तो इस तरह से इसमें कैश सेल्स आप परफॉर्म करेंगे, सेव एंड क्लोज। ये हो गया तुम लोग का सेल प्रोसीजर कंप्लीट। रिपोर्ट्स कहाँ से देखेंगे अब इसकी वो देख लेते हैं। रिपोर्ट्स मेन्यू में कस्टमर रिसीवेबल, कस्टमर बैलेंस डिटेल, यहाँ पे आके देखो जिन कस्टमर ने ऑन अकाउंट सेल करी उनका पूरा लेजर यहाँ पे आके शो करेगा। कह रहे डिसेंट को यार आपने सेल कर दी 2,88 लाख रुपीज की, बिल्कुल सही है, लेकिन इसने आपको रिटर्न करा था जनाब ने 96 लाख का। तो जो रिकवरी हो गई थी भाई, जो आउटस्टैंडिंग हो गई थी इस पे, वो 192 की आउटस्टैंडिंग हुई थी, जो आपको 192 लाख रिकवर करने थे। रिकवरी को इतनी हुई, रिकवरी में जो हुई अभी 1,52 लाख की, अभी भी क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 40 लाख रुपए अभी भी रिकवर करने बाकी हैं, लेने बाकी हैं, याद रखिएगा, सही है। और दूसरी रिपोर्ट थी रिपोर्ट्स में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री वैल्यूएशन डिटेल। यहाँ पे आके देखो कह रहा है यार आपके पास सेंट्रो कार 22 पड़ी थी, आपने सेल लिस्ट बना के स्टार ऑटोस को 3 बेच दी, 22 नहीं 3 चले गई, 19 रह गई हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर आके सेल प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ। मेरे दोस्त जुल्फिकार का जो सवाल है कि सर अगर वॉकिंग कस्टमर हो तो क्या मतलब है, क्या सबका इंडिविजुअल बनाना पड़ेगा? हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, जो वॉकिंग कस्टमर होते हैं वो परमानेंट नहीं होते। तो उसके लिए क्या किया जाता है जुल्फिकार, एक सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर का हेड ओपन करोगे, कस्टमर में आना है, कस्टमर में आके न्यू कस्टमर करना है, और न्यू कस्टमर किसके नाम से करोगे, वॉकिंग कस्टमर के नाम से करोगे, सही है, किसके नाम से, वॉकिंग कस्टमर के नाम से। क्योंकि वॉकिंग कस्टमर ऐसे होते हैं जो चलते फिरते आ जाते हैं, 10 पूरे दिन में 10 भी आ सकते हैं या पूरे महीने में 50 कस्टमर भी आ सकते हैं। तो यार हम 50 का डेटा तो मेंटेन करने से रहे, क्योंकि वो तो वॉकिंग है। हाँ, जो परमानेंट है उनका तो पूरी डेटा एंट्री मुझे पूरी डिटेल रखनी होगी, लेकिन वॉकिंग के लिए सिर्फ एक ही कस्टमर बनेगा वॉकिंग कस्टमर के नाम से। और जब आप सेल कर रहे होगे ना उसको, तो जब आते हो आप सेल रिसिप्ट में या सेल इनवाइस में, तो उसके लिए आसानी क्या हो जाएगी, जब वॉकिंग कस्टमर यहाँ पे आके सिलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल ये आपका वॉकिंग कस्टमर है, सही है ना, यहाँ पे आपने वॉकिंग कस्टमर की डिटेल लिए, तो यहाँ पर आके सोल टू में उसकी डिटेल डाल देना मेरे दोस्त, कि उसका ये नाम है, उसका ये एड्रेस है, तो वो आपकी इनवाइस उस पे प्रिंट आउट में भी हिट कर जाएगा, सही है जुल्फिकार। तो खैर यार ये था आपके पास जुल्फिकार का आंसर। और वो जो मैं बता रहा था कि वो जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है, वो देखो स्टूडेंट, वो जो सारा पैसा आ रहा होता है ना, वो कहाँ जा रहा होता है, वो जा रहा होता है यहाँ पर अनडिपॉजिटेड फंड में। हाँ जी, तो मैं ये बता रहा था कि वो वाला क्यूरी कि यार वो जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है,
देखो वो जा रहा होता है यार अनडिपॉजिटेड फंड अकाउंट में। ये अनडिपॉजिटेड फंड क्या है, ये एज अ एसेट, ये एसेट ही होता है या एज अ एसेट ट्रीट हो रहा होता है। तो ये सारा पैसा यहाँ पर आ रहा होता है। लेकिन यार ये तो, अब ये जो पैसा यहाँ पर आया है, तो ये तो मेरी मर्जी थी ना कि मैं कैश के लेजर को हिट कराऊं या बैंक के लेजर को हिट कराऊं। अब देखो एक तरीका तो ये है कि तुम जनरल एंट्री पास करो और बैंक या कैश को डेबिट करो और अनडिपॉजिट फंड को क्रेडिट कर दो। लेकिन यार मैं इतनी मेहनत क्यों करूं भाई, जब मैं सेल रिसिप्ट बना रहा हूँ या रिसीव पेमेंट का वाउचर में बना रहा हूँ, ये उसी वक्त मेरे से पूछ ले ये बाय डिफॉल्ट इसमें क्यों लेके जा रहा है, इसको आना ही चाहिए यहाँ पर। तो अब करना क्या होगा, तुम लोग को करना क्या होगा, तुम लोग को ये करना होगा कि ये जो अकाउंट आ रहा है ना अनडिपॉजिट फंड का, इसको इनएक्टिव करवाना होगा। इस अकाउंट को क्या करना होगा, अनडिपॉजिट फंड अकाउंट को क्या करना होगा, तुम लोगों ने इनएक्टिव करवाना होगा। तो अब मैं तुम लोग को बता रहा हूँ हाउ टू इनएक्टिव द अनडिपॉजिट फंड ऑप्शन। हाउ टू इनएक्टिव द अनडिपॉजिट फंड ऑप्शन, यानी कि अनडिपॉजिट फंड के ऑप्शन जो आ रहा है, वो जो अकाउंट आ रहा है उसको इनएक्टिव कैसे करवाया जाता है। तो उसके लिए तुम लोग जाओगे एडिट मेन्यू में आके प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में जाने के बाद गौर से देखिएगा, तुम लोग जाओगे पेमेंट्स में, पेमेंट्स में जाने के बाद तुम लोग जाओगे कंपनी प्रेफरेंसेस, और कंपनी प्रेफरेंस में आएगा सामने देखो एक ऑप्शन आ रहा है यूज अनडिपॉजिट फंड एज अ डिफॉल्ट डिपॉजिट टू अकाउंट। इन जनाब की वजह से वो बाय डिफॉल्ट वहां पे लेके जा रहा होता है पैसा। तो क्या करोगे, इसको, इसका जो टिक है ना, इसके यहाँ से टिक को हटा देना बस, सही है, और ओके कर देना। फिर से बता देता हूँ, एडिट मेन्यू प्रेफरेंसेस में आए, प्रेफरेंसेस में आने के बाद पेमेंट्स में आने, पेमेंट्स में आने के बाद कंपनी प्रेफरेंसेस, और कंपनी प्रेफरेंसेस में आने के बाद यूज अनडिपॉजिट फंड एज अ डिफॉल्ट डिपॉजिट टू अकाउंट, इसमें जो टिक हुआ होता है उसको अनटिक कर देना, और अनटिक करने के बाद ओके कर देना। वही 2 से 3 मरतबा ओके पे क्लिक करना होगा, डिस्प्ले वापस लाना है, कंपनी में आके होम पेज पे क्लिक करो, डिस्प्ले वापस आ जाएगा। अब अगर मैं तुम लोग को रिसिप्ट का वाउचर दिखाऊं ना, या रिसीव पेमेंट का, ये देखो एंटर सेल रिसिप्ट, ये देखिए अब यहाँ पर आके तुम लोग से पूछ रहा है डिपॉजिट टू, अब ये आप पे डिपेंड करता है कैश को हिट करवाना है या बैंक को हिट करवाना है। या अगर मैं वो वाला दिखाऊं तुम लोग को, जो रिसीव पेमेंट का वाउचर हमने बनाया था, ये आ गया, ये देखो अब पूछा डिपॉजिट टू, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से लेजर को हिट कराना है। तो ये काम तुम लोग सेल प्रोसीजर करने से पहले ही कर लेना तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर आके आज हमारा सेल प्रोसेस भी कंप्लीट हुआ, आज वाउचर सिस्टम ओवरऑल हमारा कंप्लीट हो गया। कोशिश यही है कि नेक्स्ट क्लास की अब इंशाल्लाह लास्ट क्लास हो, क्योंकि आज मैक्सिमम हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में जो बड़ा टॉपिक है इसका वो रह गया असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग और सेल टैक्स का टॉपिक। आज हमने सेल प्रोसेस तो कर लिया लेकिन टैक्स अप्लाई करना नहीं सीखा। तो जो मेजर टॉपिक है वो असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग और सेल टैक्स है, और छोटे मोटे टॉपिक रह गए बैकअप यूजर, पासवर्ड यूजर वगैरह। तो कोशिश यही है कि नेक्स्ट क्लास में ये दोनों टॉपिक और ये छोटे मोटे टॉपिक करवा के नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोई बुक को मैं वाइंड अप कर दूँ। राइट स्टूडेंट, क्लियर है आज यहाँ तक।